नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज की आवाज, जहां हर सवाल उठता है साफ और हर जवाब आता है सीधा। आज की बहस एक ऐसे मुद्दे पर है जो देश की आत्मा से जुड़ा है, भारतीय सेना के सम्मान पर। क्या सेना के शौर्य को नेता वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या देशभक्ति अब राजनीति का नारा बन गई है? इन सवालों को लेकर आमने सामने हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और विपक्ष की तेज आवाज सुप्रिया त्रिवेदी। सवाल उठाया गया, सेना का सम्मान होना चाहिए या उसका इस्तेमाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस तीखी और विचारोत्तेजक बहस की। आक्रमण करने वाले देशों में से एक हो गया। 2016 में जब उरी में के बाद हमने सर्जिकल जा रहे हैं, पहली बार में कैंप, दूसरी बार में लॉन्च पैड और तीसरी बार में हेडक्वार्टर। और जो मरकज सुभान अल्लाह ब्लफ यानी न्यूक्लियर धमकी को दरकिनार कर दिया है, यह पहली बार ऐसा हुआ किसी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के अंदर। तक कि मुस्लिम वर्ल्ड के दो सबसे बड़े देश, जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर सऊदी अरब और शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर ईरान, दुर्दांत आतंकवादी हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर आए, असलहे लेकर आए और उन्होंने हमारी सेना के शौर्य पराक्रम ने 65 में, 71 में, 99 ने बार बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। इतना चाहता है। दो सवाल सुधांशु जी जो सुप्रिया जी पूछ रही हैं। पहला ये कि आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था वो कहां हैं? पर अमेरिका को हो सकती है क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां पे रह चुकी हैं। और जिस ढंग से अचानक न्यूक्लियर थ्रेट की बात जिसकी और जो थे सर सैयद अहमद ने उसका आधार बनाया था, जिसके बेस के ऊपर जिन्ना ने किया, मतलब जो अपराधी है उसने इकबालिया बयान कर लिया। फिर भी देखिए कैसे झूठ ये लोग परोसने में लगे रहते हैं। छोड़िए वो सारी बातों, पुरानी बातें, अब इस पे आइए। 26/11 इन्होंने कहा 26/11 के सारे आतंकियों को मार दिया गया था, मगर 26/11 को इनकी सरकार का कहना है कि हाफिज सईद ने कराया। वो तो आज तक मारा नहीं गया, उसे तो आतंकवादी घोषित करवाया मोदी जी की सरकार ने। और इस ऑपरेशन सिंदूर में उसके सारे के सारे घर वाले मारे गए और उसने तब ये कहा, ये रिपोर्ट आई है कि काश मैं भी मर जाता तो ठीक था। और आप तो छोड़िए, आपके नेता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 26/11 आरएसएस ने करवाया, 26/11 आरएसएस ने करवाया। आप लोग तो ये कर रहे थे। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने अजीज बर्नी की किताब 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, ये दिग्विजय सिंह उसका उद्घाटन विमोचन कर रहे थे। इससे ज्यादा मजाक हो सकता है कोई? 162 लोग जो मारे गए और जो एक जिंदा पकड़ लिया गया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, शायद वो लोग भूल गए हों, सारे आतंकवादियों ने फेक हिंदू आईडी बना रखे थे, सबके हाथों में कलावा था। अगर शहीद तुकाराम ओमले ने अपने सीने पर दर्जनों गोलियां झेलकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता, और तो यह किताब इनकी पहले से तैयार थी। ऐसा नहीं कि किताब जो थी वो 10-12 दिन में लिख दी जाती है कोई भी किताब। इसका मतलब देश के साथ कितनी बड़ी राजनीति की जा रही थी, हमें इसको समझना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा, देखिए सुप्रिया जी कम से कम आर्थिक विषयों की तो बहुत बेहतर जानकार है। एक तरफ कहती कंगला पाकिस्तान, कंगला पाकिस्तान, और फिर वो कह रही ट्रंप के उस बयान पर उनको यकीन हो रहा है कि ट्रेड की बात कही। अरे भाई, कंगला आदमी को ट्रेड कर सकता है क्या? कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। अब आइए IMF के लोन पे मैं बताना चाहता हूँ। IMF के लोन पे भारत के दबाव के चलते हुए 11 एडिशनल शर्तें लगाई गई हैं। जो 24वां बेल आउट पैकेज 75 साल में दुनिया का इकलौता देश है कम है, उनसे जवाब दे लेती हूं। देश से कह रही है कि वो ट्रेड होगा और ये यकीन कर रही है कि ट्रेड आज सुप्रिया जी हमारा 131 बिलियन। चलिए, मैं तो ट्रंप की बात पर यकीन कर रही हूं। आज बीजेपी, अरे शांत रहिए। आज मैं तो ट्रंप की बात पर यकीन कर रही हूं। आप तो यहाँ बैठ के असीम मुनीर पर भरोसा करे बैठे हैं। बीच में मत बोलिए, असीम मुनीर पर भरोसा कर रहे हैं। बंद कराइए इनका फेडर, ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए। सुधांशु जी, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बात का हवाला दे रही हूँ। अरे सुधांशु जी, बौखला क्यों रहे हैं? मैं तो ट्रंप की बात पर यकीन करके बोल रही हूँ। आप तो असीम मुनीर पर भरोसा करके बैठे हैं, उसकी बात का हवाला दे रहे हैं। आप तो असीम मुनीर पर विश्वास कर रहे हैं। उसकी बात को हिंदुस्तान के चैनल पर बोलना चाहिए। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता के साथ साथ सांसद हैं, असीम मुनीर का नाम ले रहे हैं। और आपकी पार्टी ने जो नेता प्रतिपक्ष की फोटो उसके साथ किया है वो पाप है। मैं यहां पर बोलना चाहती हूं, तुकाराम जी याद रहे, हेमंत करकरे याद नहीं आए। और 26/11 का मसूद अजहर, उसको आप ही ने तो छोड़ा था कंधार, विशेष विमान में ले गए थे, पैसे लेकर गए थे। ना छोड़ा होता तो ये सारी चीजें ना होती। और सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी 1934 के आसपास बोली थी हिंदू महासभा के कन्वेंशन में। इतिहास बड़ा सियाह है आपका। इतिहास कुरेदा जाएगा तो आपकी मुखबिरी, आपके माफीनामे सब निकलते जाएंगे। और कैसे आप बार बार भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं वो भी पता चलेगा। IMF से पाकिस्तान को लोन मिला और अब इस लोन से उन्होंने घोषणा करी है कि वो आतंकी कैंपों का पुनर्निर्माण कराएंगे। ये आपकी विफलता है। अब चूंकि पहलगाम हमले को 1 महीने पूरे हो चुके हैं, इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया है। लेकिन वो कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि रही जिसके जरिए आप देश को यह बताना चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी भारत की, और अगर पड़ोसी मुल्क ने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो फिर घर में घुसकर इसका जवाब उसको दिया जाएगा? सुधांशु जी।
देखिए, इस एक महीने में हम कहेंगे झेलम में और गंगा में बहुत पानी बह गया। पहला बदलाव यह आया कि अब भारत टेरर के ऊपर निर्णायक आक्रमण करने वाले देशों में से एक हो गया। 2016 में जब उरी में के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो हम मिलिट्री के रास्ते से गए, थल सेना ने जाकर उनके टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया। जब 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, तो हम एयर के रास्ते से गए और उनका लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किया। 2025 में, जबकि अब पाकिस्तान के पास सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, सब तरफ से वो चौकन्ना था, उसके बाद हमने अंदर जाकर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय किए। यानी एवरी टाइम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार में कैंप, दूसरी बार में लॉन्च पैड और तीसरी बार में हेडक्वार्टर। और जो मरकज सुभान अल्लाह है, 100 किलोमीटर अंदर जाके बहावलपुर के पास भारत का इतना अंदर जाना, यह दर्शाता है कि कितना बड़ा परिवर्तन आया। समझिए, एक दौर था भारत में आके वो लोग आतंकवादी घटनाएं करते थे और मरकज सुभान अल्लाह में बैठकर सुभान अल्लाह कहते थे। पहली बार उन्हें सुभान अल्लाह की बजाय या अल्लाह याद दिलाने का काम भारत की सेना ने आके किया है। और दूसरा बहुत बड़ा चेंज आया है कि आज आप देखें, पूरा इंटरनेशनल डिस्कोर्स भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर से हटकर टेरर पे आ गया। यानी अब मुख्य मुद्दा यह है कि पाकिस्तान कह रहा मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, भारत ने कहा है कि टेरर के ऊपर कर रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा थोड़ा साइड में चला गया है। तीसरा सबसे बड़ी उपलब्धि, हम दुनिया के इस समय इकलौते देश बने हैं जिसने न्यूक्लियर ब्लफ यानी न्यूक्लियर धमकी को दरकिनार कर दिया है। यह पहली बार ऐसा हुआ किसी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के अंदर 100 किलोमीटर नहीं, 177 किलोमीटर अंदर तक जाके भारत ने काम किया। चौथा मैं उपलब्धि बताना चाहता हूं, और कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। ये उनके वर्ड हैं, मैं कोट से शुरू करके अनकोट करता हूं। कोट, वो ये कहते हैं कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने रात को 2:30 बजे मुझे जगा कर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई बेसेस के ऊपर मिसाइल छोड़े हैं और नूर खान एयर बेस के ऊपर मिसाइल गिरा है, अनकोट। अब इसके बाद जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और वो आके कहे आर्मी चीफ को कोट करते हुए, और नूर खान उनका सबसे स्ट्रेटेजिक बेसिस में से एक है, तो यह अपने आप में प्रमाण है इस बात का। और मैं एक और उपलब्धि बताना चाहता हूं चित्रा जी, जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जितना अच्छा काम किया, पाकिस्तान का चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया। इसलिए जो चाइनीज डिफेंस कंपनी है एविक डिफेंस सिस्टम चेंगडू की, उसके इस घटना के तुरंत बाद 9% से लेके 15% शेयर गिरे। 9% से लेके 15% का डाउनफॉल अपने आप में बहुत बड़ा है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की उसको दोबारा उठाने के, उसके बाद भी ओवरऑल चाइना का जो डिफेंस स्टॉक है वो लगभग 6% नीचे आया है। यह इस बात को दर्शाता है कि भारत की तकनीकी क्षमता, तकनीकी दक्षता के साथ साथ, और एक लास्ट में बात कह दूं, पहली बार ऐसा हुआ है भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज चुप है, कोई प्रस्ताव नहीं है, यूएन में कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां तक कि मुस्लिम वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े देश, जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर सऊदी अरब और शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर ईरान, दोनों ने आतंकवाद की आलोचना की और उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया है। यानी किसी भी प्रकार का पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से भी समर्थन नहीं मिला। ठीक है, सरकार ये अपनी उपलब्धियां बता रही है और गिना रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और दुनिया भर के मुल्कों का किस तरह का रिएक्शन रहा है। सुप्रिया शिनेज जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत सरकार अर्ध सत्य बोल रही है? मैं आशा करती हूँ 3 मिनट 15 सेकंड सुधांशु जी बोले और आपने उनको नहीं टोका, मुझे भी नहीं टोकेंगी। ये फेस ऑफ है और हम दोनों को बाकी अपनी बातें कहने का बेधड़क जैसे उनको मौका मिला, मुझे भी मिलेगा। आज सीधा 1 महीना, ठीक 1 महीना हुआ, दुर्दांत आतंकवादी हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर आए, असलहे लेकर आए और उन्होंने निर्दोष 28 लोगों की हत्या कर दी और 200 किलोमीटर के बाद वो फरार हो गए। आज 1 महीना बीत गया है और शहीदों के परिवार पूछ रहे हैं। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर सबको भरोसा, और हमारी सेना और शौर्य के पराक्रम ने क्या किया उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन आज शहीदों के परिवार जो अपने परिजनों को खोने का 1 महीने का दुख झेल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं वो 4 दुर्दांत आतंकवादी कहां हैं, उनके सर काट के हिंदुस्तान कब लाएगा, और जब वो आएंगे तब न्याय होगा। इसके बाद बात करते हैं सेना के शौर्य और पराक्रम की। हमारी तो सेना के शौर्य और पराक्रम पर सबको नाज है। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने 65 में, 71 में, 99 में बार बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। इस बार भी वही काम किया, इस बार भी पाकिस्तान को नाको चने चबा दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई और पाकिस्तान को त्राहिमाम करना पड़ा। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो हमें इतना भरोसा है कि आक्रामक बिल्कुल कार्रवाई सेना कर रही थी और बीच में सीज फायर होने पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। हमारी सेना ने बार बार पाकिस्तान को लेसन सिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमारी सेना ने इंदिरा जी के नेतृत्व में। तो जब सीज फायर होता है तो कुछ सवाल खड़े होंगे, लेकिन हम उस पर भी कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो सरकार है उसका दायित्व है, वो कर सकती है सीज फायर, लेकिन
मुझे थोड़ी सी चिंता इस बात की है, और मैं भारत की संप्रभुता पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो वो अमेरिका हो या उसका बाप हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। 11 दिन में 8 बार डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं और श्रेय लेते हैं मैंने सीज फायर कराया, वो बार बार कहते हैं मैंने ट्रेड की धमकी दी, उनके यहां से वक्तव्य आता है वो हमसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं, उनके यहां से वक्तव्य आता है मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा, वो वक्तव्य देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी न्यूट्रल साइट पर मिलेंगे, और हमारे यहां से प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्रधानमंत्री 2 बार चर्चा 3 बार इस पर कर चुके हैं, आके सामने बोल चुके हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। क्या हमारी संप्रभुता को अमेरिका नहीं लड़का रहा है? कौन होता है अमेरिका हमारे बीच में बोलने वाला? और अगर अमेरिका के 28 नागरिक इस तरह से निर्मम रूप से, क्रूर रूप से मारे गए होते तो क्या वो दुनिया भर से सीज फायर करवाता? मेरा अपना मानना है कि भारत सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अमेरिका को बताना पड़ेगा हमारे मामले में हस्तक्षेप मत करिए, क्योंकि मैं एक बात यहां पर पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, लेकिन आज जो अमेरिका कर रहा है वो पाप है। वो पाकिस्तान जैसे कंगले आतंकी देश को हमारे समकक्ष लाके खड़ा कर रहा है। वो बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक स्वर में, एक भाषा में ले रहा है, और मुझे लगता है सबसे बड़ी हमारी विफलता यह है कि 2008 के बाद जिस पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मान के आतंक को शरण देने वाला माना जाता था, आज वो पाकिस्तान हमारे समकक्ष बोला जा रहा है। अरे क्या हैसियत है पाकिस्तान की? 41,000 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं कंगले, IMF का लोन ले रहे हैं। अब यह अलग बात है कि हम उसका विरोध नहीं कर पाए, हमारे साथ वहां के मुल्क, वहां पे IMF के मुल्क नहीं खड़े हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम कोई कैसे साथ में ले सकता है? और अमेरिका बार बार ये कर रहा है। सरकार उसको क्यों नहीं बोल रही है कि आप ये कहना बंद कीजिए, ये हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी इंडिपेंडेंस पर, हमारी इज्जत पर प्रहार है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी सबसे बातें करते हैं, अमेरिका से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बंद करा रहे डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का जो बार बार वो श्रेय ले रहे हैं? आप कौन होते हैं हमारे बीच में सीज फायर कराने वाले? हमारी सरकार सीज फायर कर सकती है, आक्रामक कार्रवाई हो रही थी उसके बीच में सीज फायर किया, वो सवाल उठ सकता है, लेकिन आप कौन होते हैं भाई? आप कहां से आ गए हमारे बीच में बिचौलिए बनकर? आप कौन होते हैं कश्मीर की बात करने पाए? कश्मीर हमारा मुद्दा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। आज शहबाज शरीफ का बयान मैंने सवेरे देखा, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और दुबई में न्यूट्रल साइट पे वार्ता हो सकती है। अरे तुम कौन होते हो वार्ता कराने वाले? अमेरिका के आप लोग इशारों पे पल रहे हैं, आज हम अमेरिका को बोल नहीं पा रहे, इस तरह की बातें करनी बंद करिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संप्रभुता पर यह प्रहार है और सरकार को बोलना पड़ेगा इस पर। इसके अलावा 1 महीना हो गया, उन आतंकियों को खोज निकालिए, क्योंकि देश उनके सिर कटे देखना चाहता है। 2 सवाल सुधांशु जी जो सुप्रिया जी पूछ रही हैं, पहला ये कि आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था वो कहां हैं, उनको पकड़ पाने में कामयाबी क्यों नहीं मिली है, और बार बार राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, भारत सरकार नाम लेकर उसको खारिज क्यों नहीं करती है? दोनों बातों का मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। पहली बात, जिन लोग आतंकवादियों ने यह कार्य किया उनको भी निश्चित रूप से अंजाम तक हमारे सुरक्षा बल पहुंचाने में सफल होंगे, मगर वो तो मोहरे हैं। हमने चाल चलने वालों के मरकज को ध्वस्त करके दिखाया है। यानी एक होता ना कि एक होता गैंग लीडर और एक होता उसका शार्प शूटर। अरे साहब, गैंग लीडर के गैंग ऑफिस के ऊपर बम्बार्डिंग करके दिखा दी, कोई बात नहीं, शार्प शूटर जहां भी बचा छुपा होगा उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रही बात न्यूट्रल डेस्टिनेशन और इसके ऊपर, तो अभी सुप्रिया जी ने बोला कि 2008 के बाद पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मार लिया गया था, शायद भूल गई। 2007 में हवाना में मनमोहन सिंह सरकार ने खुद ये बोला था कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। 2008 के मात्र 9 महीने बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे जुलाई 2009 में शर्म शेख में भारत, न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म शेख में भारत और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया, जिसमें लिखा कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ही नहीं, इतना शर्मसार करने वाला वो स्टेटमेंट था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को भी हिस्सा बनाया गया। यानी एक प्रकार से पहली बार भारत सरकार ने यह मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। अब खैर उस बात को छोड़िए, और फिर ये कहते हैं हमारी संप्रभुता पे, तो ये तो वो पार्टी है जिसके नेता ने जाके मात्र 1.5 साल पहले ये कहा था कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट। यानी जो माई बाप समझे जाते हैं लोकतंत्र के, वो शांत क्यों हैं, भारत के लोकतंत्र में आके हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आता हूं ट्रंप वाले पे, केवल मैं फैक्ट सामने रखूंगा, आपके दर्शक अपने आप निर्णय ले सकते हैं। 9 और 10 तारीख की रात 2:30 बजे का बयान, जो इकबालिया बयान मैंने बता दिया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि वहां पर मिसाइल बेस के ऊपर गिरी हैं। जस्ट पहले 9 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वैंस से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से पूछा जाता है भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उनका स्टेटमेंट है दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, आवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया, अब वो टाइमलाइन समझिए। 2:30 बजे रात को उनके 10-11 एयर बेसेस के ऊपर मिसाइल गिरती है, जिसमें सबसे स्ट्रेटेजिक है नूर खान, उसके ऊपर बेस गिरती है सरगोदा, जहां पर कि ये माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें जानकारी, पर अमेरिका को हो सकती है क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां पर रह चुकी हैं। और जिस ढंग से अचानक न्यूक्लियर थ्रेट की बात भी ट्रंप ने कही
इसका मतलब कुछ ना कुछ उस 9-10 की रात को ऐसा घटित हुआ। और इंटरनेशनल मीडिया में जिस प्रकार की बातें आई हैं कि वहां पर न्यूक्लियर लीक हुआ, और उसका मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका का कोई विमान गया है पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करने के लिए, वो कह सकते थे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इसका मतलब कितना भारी स्टेटमेंट हो जाता। अब आइए, वो 10 की सुबेरे से भारत से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, 1 बजे के आसपास उनके डीजीएमओ कांटेक्ट करने की बात करते हैं। तय होता है कि 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे, 3:35 पे बात होती है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है और 4:35 पे ट्रंप का वो है ट्वीट। तो साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने करने के बाद बनाया होगा, और पाकिस्तान ने हो सकता है संभावित तबाही से बचने के लिए कुछ ऐसा किया हुआ हो। तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने तो बाद में 15 मई को अपने स्टेटमेंट में से साफ साफ मीडिएशन वर्ड विड्रॉ कर लिया। उन्होंने सिर्फ हेल्प कहा। और मैं एक और बात कहता हूं, यदि यह माना जा रहा है जो इंटरनेशनल मीडिया में है कि जो न्यूक्लियर बम रखे होते हैं, एक और दर्शकों की समझ के लिए, न्यूक्लियर बम किसी शॉपिंग मॉल और शोरूम की तरह ऊपर नहीं रखे रहते हैं, जमीन के कई मीटर नीचे बंकर बना के रखे गए होते हैं, और उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट। यदि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें उसके अनुसार एंट्री और एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए थे, तो यह खतरा हो सकता था कि अंदर कोई न्यूक्लियर लीकेज या डिजास्टर हो सकता था। और उस स्थिति में आपको पता सरगोदा भारत की सीमा से कितना दूर है, 177 किलोमीटर, यानी जितना दूर दिल्ली से मथुरा है उससे कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, तो ऐसा नहीं कि कोई रेडिएशन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आके रुक जाने वाला था। तो क्या हुआ है, यह रक्षा विशेषज्ञों, हमारी सेना और निर्णय लेने वालों के ऊपर विचार करना चाहिए। परंतु एक तो ईमानदारी की बात है, भारत सरकार ने साफ कर दिया कि हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। स्पष्ट आज भी जयशंकर जी ने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान को मॉडिफाई कर लिया है। परंतु फिर भी वो लोग जिनके बयान पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं, भारत के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से लेके तमाम पॉलिटिकल लोग, वो इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये उनकी नीयत के ऊपर सवाल उठता है। ठीक है सुप्रिया जी, अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि किसी ने भी मध्यस्थता नहीं की, सीधे भारत और पाकिस्तान के इस बारे में बातचीत हुई और पाकिस्तान की ओर से पहले फोन आया था। ये देश के बाहर उनका बयान है। और देखिए 10 मई को जब ट्रंप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में युद्ध का विराम करवाया, और 15 मई आते आते उनका बयान आता है कि मैंने मध्यस्थता नहीं बल्कि समस्या को सुलझाने में मदद की है, यह बात उनकी ओर से कही जाती है। तो ट्रंप ने तो खुद ही अपने बयान को खारिज कर दिया और आज एस जयशंकर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। एस जयशंकर जी ने तो अपने बयान में खैर ये भी कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को इस बात की इल्तिजा करी थी कि हम टेरर कैंप को स्ट्राइक कर रहे हैं, आपकी सेना इससे बाहर रहे, हम सैन्य बेसिस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये भी पूछेंगे कि जब पाकिस्तान को इल्तिजा कर रहे थे तो हमारे नागरिकों को भी पुंछ में बता देते, बेचारे 16 लोग जो मर गए वो ना मरते। क्या ये गलत नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान को इल्तिजा करी? ये सवाल भी उठेगा, आपने पाकिस्तान को क्यों इन्फॉर्म किया? पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जो आतंक को शरण देता है, पनाह देता है, जिसकी सॉवरेनिटी में आतंकी कैंप बसे हुए मसूद अजहर जैसे लोग रहते हैं, हफीज सईद जैसे लोग रहते हैं, उनको तो आपने देखा, तर्क भी थे, तीखे सवाल भी, और जवाबों में झलक रही थी दोनों पक्षों की सोच। सवाल अब भी वही है, सेना के बलिदान का सम्मान होगा या राजनीतिक इस्तेमाल? आपकी राय सबसे अहम है। क्या राजनीति को सेना की शौर्य गाथा से दूर रहना चाहिए? नीचे कमेंट करें, अपनी बेबाक राय जरूर दें। और अगर आपको यह डिबेट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज की आवाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां उठते हैं असली मुद्दे बिना लाग लपेट के।